Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the growth in human population and its consequences. So let's discuss. So dear students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। इंसानी आबादी के बढ़ने की वजह से जो इसमें मसाइल पैदा हो रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मसला है आजकल का वो है ओवर पॉपुलेशन, और इस ओवर पॉपुलेशन की वजह से दुनिया में बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। उनमें से चंद एक मसाइल आज हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो हम पाकिस्तान के हवाले से स्पेशली देखेंगे कि सन 2007 और 8 में in 2007 and 2008, the Pakistan's population was 16 crore 37 lakh and 75,000. So 16 करोड़ से भी ऊपर आबादी थी सन 2007 और सन 2008 में। लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली ये जो सी आबादी है पाकिस्तान की, इसी डेकेड के एंड के ऊपर, बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड आवर पॉपुलेशन इज़ एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस डेकेड के एंड पे यानी 2010 तक जो है इसकी आबादी 176 मिलियन तक जा सकती है, यानी 17 करोड़ 60 लाख से ऊपर जा सकती है। दैट वाज एन एस्टिमेशन अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान्स पॉपुलेशन हैड रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट इन द पास्ट। सो पुराने वक्तों में पाकिस्तान के अंदर यानी पास्ट में बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है हाई रहा पाकिस्तान के। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में आज़ादी के वक्त यानी इन 1947 पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन थी दैट वाज नियर अबाउट 3 करोड़, यानी 3 करोड़ के लगभग थी पाकिस्तान की आबादी। तो अब वो देखें 2007 और 8 में 16 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2010 तक यानी कि वो 17.5 करोड़ से भी ऊपर चली जाएगी। तो ये बहुत हाई जो है वो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर हम इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं ओवर पॉपुलेशन को। हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ ओवर पॉपुलेशन। इसको डिफाइन हम इस तरह से करेंगे, व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सीड्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एरिया और एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज ओवर पॉपुलेशन। यानी किसी भी जगह के अंदर या किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया या एनवायरनमेंट, जब उसके अंदर उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा आबादी हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे ओवर पॉपुलेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, मैनी प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओवर पॉपुलेशन, यानी बढ़ती हुई आबादी की वजह से जो मसाइल हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, द ओवर पॉपुलेटेड एरियाज फेस स्वेयर शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। सबसे बड़ा मसला, कोई भी जानदार वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और डियर स्टूडेंट्स, जो वाटर है दैट इज़ द प्राइम इम्पॉर्टेंस इन आवर लाइफ, इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। पानी के बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। सो ओवर पॉपुलेशन में जो फ्रेश वाटर है डियर स्टूडेंट्स, इसकी सबसे बड़ी शॉर्टेज का इशू हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि हमारी इस अर्थ का, आवर अर्थ, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स हैं, वाटर and land. Dear students, approximately 70% is water and 30% is land. और dear students, जहाँ तक वाटर की बात करें तो वाटर भी 2 तरह का है इस अर्थ के ऊपर, 2 तरह का वाटर। एक है मैरीन वाटर और दूसरा है फ्रेश वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस 70% का 97% सिर्फ मैरीन वाटर है और जस्ट 3% इज
फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, मैरीन वाटर ये तो नमक वाला पानी है जो ओशंस के अंदर मौजूद है, जो समंदरों सीज के अंदर मौजूद है। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, मीन्स हम इसको पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पीने के लिए पानी चाहिए वो है फ्रेश वाटर, और डियर स्टूडेंट्स इस 70% वाटर का 97% तो सिर्फ मैरीन वाटर ही है, और फ्रेश वाटर सिर्फ 3%। अब डियर स्टूडेंट्स इसके आगे फ्रेश वाटर की आगे मज़ीद जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें से 2% जो है दैट इज प्रेजेंट इन द ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स या जिनको हम कहते हैं द पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड द पोलर आइस कैप्स, वहाँ पर 2% वो फ्रोज़न है, मीन्स के ग्लेशियर्स भी बर्फ़ की ही तहें होती हैं और पोलर आइस कैप्स ये भी बर्फ़ ही बर्फ़ है, मीन्स के आइस है। तो डियर स्टूडेंट्स मतलब कि मज़ीद इस 3% में से 2% तो फिर गया, रिमेनिंग जो है डियर स्टूडेंट्स वो मौजूद है इन द फ्रेश वाटर बॉडीज़। तो फ्रेश वाटर बॉडीज़ डियर स्टूडेंट्स कौन कौन सी हैं? उसमें रिवर्स हैं, उसके अंदर कैनाल्स हैं, और डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो मौजूद है। अब 1% डियर स्टूडेंट उसमें देखें इन तीनों में से अगर हम उसको कंट्रीब्यूट करवाएं भी 1% को, तो कितना है जो ग्राउंड वाटर जो बच जाएगा। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स मतलब कि हमारे पास सिचुएशन बहुत ही जो है वो एक डिफरेंट हो चुकी है कि हमारे पास पीने के लिए जो पानी है वो बहुत कम है, फ्रेश वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो उसको हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन बढ़ती हुई आबादी की वजह से इस साफ़ पानी को, यानी कि जो फ्रेश वाटर जो पीने के लायक है, उसकी शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है। सो ये सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि पानी के बगैर हमारा जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। आपने इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी है अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी, और यहाँ पर भी हमने जब किडनी का जो चैप्टर है उसको हमने डिस्कस किया था, तो उसमें ये बात हमने बार बार की थी कि जब डिहाइड्रेटेड कंडीशंस होती है तो किस तरह हमारी बॉडी को जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और वो किस तरह हमारी किडनीज जो है उसमें फिर वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करती हैं। सो द ओवर पॉपुलेटेड एरियाज फेस स्वेयर शॉर्टेज। स्वेयर शॉर्टेज, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है पानी की। कौन से पानी? पीने वाला पानी, फ्रेश वाटर। एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी फिर कम हो जाते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ओवर पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन डिफॉरेस्टेशन। वो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज अगेन अ वेरी 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 different situation and very difficult situation for us to deal, that's deforestation. Dear students, आपने previous grade में पढ़ा कि deforestation क्या होती है? That is the cutting of forest for clearing the land. जैसे आबादी बढ़ती चली जा रही है तो जो फॉरेस्ट हैं, जो दरख्त हैं, उनको काट के वहाँ पर आबादी बनाई जाती है, वहाँ पर आबादी बनाई जाती है, और साथ ही साथ में फिर वहाँ पर उस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या वो करते हैं। और इसके साथ स्टूडेंट्स वहाँ पर सोसाइटीज़ बनाने के लिए, ताकि जो आबादी है उसको एकोमोडेट किया जा सके। तो डिफॉरेस्टेशन माय डियर स्टूडेंट्स ये सबसे बड़ा इशू आफ्टर वाटर पैदा हो जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन के जो नुकसानात हैं वो डियर स्टूडेंट्स आपने ग्रेड 9 में भी पढ़े। मैं थोड़े से यहाँ पर उसका जिक्र कर देता हूँ कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन, जब दरख्त नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिमूव कौन करेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड सही तरह से रिमूव नहीं होगी तो डियर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इट इज़ ग्रीन हाउस गैस। हम अपने नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, ये ग्रीन हाउस गैस को, कि ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ये किस तरह से इफेक्ट करती हैं और कि इनका ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो सकता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की वजह से डियर स्टूडेंट्स जब ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं, ये जो 2% ग्लेशियर्स हैं दे स्टार्ट मेल्टिंग, और इनके मेल्ट होने की वजह से वो फ्लडिंग का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। और ऐसी आबादियाँ, जो ऐसी पॉपुलेशंस जो जजीरों पे यानी आइलैंड्स के ऊपर मौजूद हैं, उनके लिए ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। सो ओवर पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम्स। जो इकोसिस्टम है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर हमारे बहुत, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमारा बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है डियर स्टूडेंट्स। उसमें हमारे पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं, उसमें हमारे पास डेसिडुअस फॉरेस्ट मौजूद हैं, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि
हमारी ज़िंदगी के लिए इतने अहम हैं कि वो उसके बगैर हमारा गुजारा मुश्किल हो सकता है। सो फॉरेस्ट के जो इकोसिस्टम और इसके अलावा बाकी जो इकोसिस्टम इन फॉरेस्ट की वजह से होते हैं, उनका भी लॉस जो है वो होता है। बहुत सारी जो ओवर पॉपुलेशन को ओवरकम करने के लिए जो दरख्त काटे जाते हैं, वहाँ पर नेचुरल हैबिटेट का लॉस होगा। नेचुरल हैबिटेट का लॉस होगा तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज जो होते हैं, दे बिकम एंडेंजर्ड एंड इवन सम ऑफ देम दे बिकम एक्सटिंक्ट। सो इट लीड्स टू मोर पॉल्यूशन। तो जितनी आबादी बढ़ेगी, दरख्त कटेंगे उसको एकोमोडेट करने के लिए, तो पॉल्यूशन का लेवल मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड इट्स लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल से डिस्कस भी करेंगे आने वाले 1-2 चैप्टर्स के अंदर कि ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है और इसमें पॉल्यूशन का क्या रोल है और पॉल्यूशन किस वजह से हो रही है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से। ओवर पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसको अकोमोडेट करने के लिए दरख्त काटे जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होगी, पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज़ करता चला जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, there is a high infant and child mortality rate in overpopulated areas due to poverty। अब एक और मसला खड़ा हो गया जो ओवर पॉपुलेशन की वजह से कि हाई इन्फेंट किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? जो बच्चा माँ के पेट में है अभी, उसे कहते हैं इन्फेंट। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 3rd month द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज फीटस। और फीटस जो होता है वो जैसे डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद वो कहलाएगा इन्फेंट और उसका इन्फेंसी का लाइफ पीरियड जो है वो शुरू हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इन्फेंट यानी जो बच्चा भी नौमौलूद है, पैदा हुआ है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी कहते हैं डेथ रेट। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ। सो इस ओवर पॉपुलेशन की वजह से एक और जो सबसे ख़तरनाक सिचुएशन पैदा होती है कि नौमौलूद बच्चे और जो कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कि 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे, उनके अमवात का जो सिलसिला है वो बढ़ जाता है। उसकी रीज़न क्या है? दैट इज़ ड्यू टू पॉवर्टी। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, ओवर पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पर बेरोज़गारी का बढ़ने का चांस इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब बेरोज़गारी होगी तो पॉवर्टी यानी कि गुर्बत ऑटोमेटिकली सामने आएगी। सो दैट इज़ द रीज़न जो नॉर्मल जो हमारे फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होंगी। जब वो फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यानी रोटी है, इसमें कपड़ा है और उसमें रहने के लिए जगह है, तो इनको पूरा नहीं किया जा सकेगा, जिसकी वजह से अच्छे हॉस्पिटल्स भी नहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वो सही तरह से सहूलियात हमें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। सो इसी वजह से नौमौलूद बच्चे यानी कि इन्फेंट्स और चाइल्ड यानी कि कम उम्र के जो बच्चे जो 5 साल 6 साल या इससे इसी के लगभग की उम्र के बच्चे होते हैं, उनके अंदर अमवात के जो रेशियो है, उसका जो रेट है सालाना यानी एनुअल रेट, वो बढ़ जाता है ड्यू टू पॉवर्टी। और पॉवर्टी किस वजह से हो रही है? ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ओवर पॉपुलेशन रेजेस डिमांड्स फॉर मोर हाउसिंग यूनिट्स। तो ये अगली फंडामेंटल वो बात आ गई, जैसे मैंने अभी कहा आपसे बात की, पानी है, उसके बाद हमारे पास जो दरख्त कट गए, ये सबसे बड़ा इशू। पानी के बाद हमें रोटी चाहिए, खाने पीने के लिए चीज़ चाहिए। उस खाने पीने को पूरा करने के लिए, हमारी खुराक को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन की जाती है। और फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स, इसकी वजह से जो डेथ्स हैं उसके इंक्रीज़ हो जाना। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी डिमांड है, जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतने ही ज़्यादा घर चाहिए, मतलब कि मोर हाउसिंग यूनिट्स चाहिए, मोर हॉस्पिटल्स, ज़्यादा अस्पताल चाहिए, मोर जॉब, जितने ज़्यादा लोग हैं उनके लिए उतनी ही ज़्यादा नौकरियां चाहिए, मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए, तालीम हासिल करवाने के लिए ज़्यादा तालीमी इदारे चाहिए, इनक्रीज़ इन फूड क्रॉप्स, उनकी खुराक की डिमांड को पूरा करने के लिए जो फसलें हैं उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, मतलब कि जैसे गंदम है वो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जो चावल है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, सब्जियां हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो एक बहुत अंडरस्टूड सी बात है, बहुत एक नेचुरल बात है कि जैसे जैसे तादाद बढ़ती चली जाएगी, पॉपुलेशन ग्रो करती चली जाएगी, ग्रोथ होती चली जाएगी, तो वैसे ही वैसे वहाँ पर ज़्यादा घर चाहिए, ज़्यादा हॉस्पिटल चाहिए, ज़्यादा नौकरियाँ चाहिए होंगी, ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहिए होंगे और फूड क्रॉप्स में भी इजाफा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू चेक ओवर पॉपुलेशन, अदरवाइज वी विल हैव टू फेस ह्यूज प्रॉब्लम्स
बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। आने वाले कुछ चैप्टर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे कि दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। कुछ होते हैं एग्जॉस्टेबल, मतलब जो ख़त्म हो सकते हैं, और कुछ होते हैं नॉन एग्जॉस्टेबल, जो ख़त्म नहीं होते, जिनको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो एक दफ़ा इस्तेमाल हो गए तो फिर वो वापस नहीं आ सकते। उसमें फॉसिल्स हैं, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, इस तरह से कुछ एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो वो अगर इस्तेमाल हो जाए तो फिर वो वापस से रिकवर नहीं हो सकते। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से डियर स्टूडेंट्स ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। जो जितने भी लोग हैं उनको इस हवाले से अवेयरनेस देनी चाहिए, उनकी तालीम उनको तालीम जो है वो देनी चाहिए कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो जो नुकसानात पैदा हो सकते हैं तो उसका सामना फिर अल्टीमेटली ओवरऑल सबको मिल के करना पड़ता है। वो किसी एक ही प्रॉब्लम फिर वो नहीं रहती। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन एंड वेलफेयर हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ हैज़र्ड्स कहा जाता है नुकसानात को, ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन टू मैच आवर रिसोर्सेज। तो डियर स्टूडेंट्स, एक कहावत है कि चादर देख अपने रिसोर्सेज को देख कर हमें अपनी जो है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए। रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास मौजूद हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो उन रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए फिर पॉपुलेशन को मैनेज करना, फिर पॉपुलेशन अगर मैनेज ना हो रही हो तो उसकी वजह से जो नुकसानात हैं, जो उसके हैज़र्ड्स हैं ओवर पॉपुलेशन के, उसका सामना फिर सबको करना पड़ेगा। तो वो एक कहावत भी है कि चादर देख कर पाँव जो हैं वो फैलाने चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो एक चादर की मानद है, वो लिमिटेड हैं। तो हमें उसके हिसाब से जो अपनी जो पॉपुलेशन उसको मैनेज करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान हैज़ अ मल्टी कल्चरल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक से ज़ायद कई ज़्यादा जो सकाफ़तें मौजूद हैं। मल्टी एथनिक सोसाइटी, मल्टी एथनिक मीन्स के यहाँ पर कसीर नस्ल मीन्स के बहुत सारी रेस मौजूद है, कई नस्लें मौजूद हैं यहाँ पर। एंड होस्ट अ लार्जेस्ट रेफ्यूजी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में से सबसे ज़्यादा जो महाजरीन हैं वो पाकिस्तान के अंदर आबाद हैं। इस वजह से भी यहाँ पर पॉपुलेशन जो है उसका ओवर पॉपुलेशन उसका सामना हमें मौजूद है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक देखिएगा, ये MCQs भी हैं और यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रेलेवेंट। द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNPF, ये इसकी एब्रीवेशन याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। सो UNFPA began operations in 1969। तो आपको इस तरह से भी ये एब्रीवेशन पूछी जा सकती है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, या इसको एक और तरीके से भी एब्रीवेट किया जाता है, दैट इज़ UNFPA। क्लियर? यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन अथॉरिटी बिगिंस। ये शुरू कब हुई, इन्होंने ऑपरेशंस कब करना शुरू किए, यानी फंक्शनल कब हुई, इन 1969। सो दैट इज़ एन MCQ। डियर स्टूडेंट्स, इसको MCQ मार्क कर लीजिए प्लीज़। This is an important MCQ from board point of view. It is the largest international organization funding for population and health programs। तो पूरी दुनिया में ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं रिलेटेड टू पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स, उसमें सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन वो UNFPA है। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें यह भी याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन अथॉरिटी वर्क्स ओवर 140 कंट्रीज। दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ। फॉर द अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो पूरी दुनिया में 140 ममालिक हैं जहाँ पर ये बॉडी जो है वो काम कर रही है।
सो होपफुली आपने यहाँ पर एमसीक्यूज भी नोट कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी नोट कर लिए। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक लोगो है हमारी बुक में दिया गया, दिस इज़ अर्थ, जो, और इसके ऊपर देखें ये सारी आबादी, इसकी अब जो कैपेसिटी है उससे इंक्रीज़ कर चुकी है, और ये अर्थ जो है वो बेचारी परेशान हुई पड़ी है। सो इट इज़ अ लोगो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अवेयरनेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी बढ़ती हुई आबादी, यानी कि ओवर पॉपुलेशन का ये एक अवेयरनेस लोगो है कि वो अपनी जो कैपेसिटी है वो उससे इंक्रीज़ कर चुकी है और अब उसको परेशानी का सामना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से कितने ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं हमारे इस मुल्क में, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक आखिरी टॉपिक के साथ इस चैप्टर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।